आज हम 2020 के PYQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है कि वो कहाँ जाकर गिरती है, यानी कहाँ किस सागर में गिरती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेकांग, तो कह रहा है अंडमान सागर में। दूसरा कह रहा है थेम्स यानी टेम्स आयरिश सागर में। तीसरा कह रहा है बोल्गा कैस्पियन सागर में। और चौथा कह रहा है जाम्बेजी हिंद महासागर में। तो उपयुक्त में से कौन सा से सही सुमेलित है। तो देखिए पहला है ना मेकांग, तो मेकांग क्या है ना, मेकांग अंडमान सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये कहाँ गिरती है, दक्षिण चीन सागर में। तो जब हम नदियों की मैपिंग करें तो इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दें कि वो नदी निकलती कहाँ से है और किन किन देशों से होकर गुजरते हुए किस सागर में गिरती है। दूसरा कह रहा है थेम्स, तो थेम्स कह रहा है आयरिश सागर में। ये भी गलत है, क्योंकि थेम्स नदी जो है वो आयरिश सागर में नहीं बल्कि उत्तरी सागर में गिरती है, यानी नॉर्थ सी में। तीसरा विकल्प कह रहा है बोल्गा, तो बोल्गा कह रहा है कैस्पियन सागर में। एकदम सही है, बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और चौथा विकल्प है जाम्बेजी, तो कह रहा है जाम्बेजी गिरती है हिंद महासागर में। तो एकदम विकल्प सही है। तो 3 और 4 हमारे सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। कह रहा है कि पहला विकल्प कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर मध्यम के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि जब बायोचार वृद्धि कर के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और तीसरा विकल्प कह रहा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह या तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से विकल्प सही है। तो अगर हम बात करें बायोचार होता क्या है, तो बायोचार क्या होता है, एक प्रकार का चारकोल होता है जो बायोमास जैसे नहीं घास हो गई या कृषि अवशेष हो गए, इनके थर्मल अपघटन के फलस्वरूप ये बनता है या बनाया जाता है। यानी बायोचार कैसे बनता है, एक प्रकार के चारकोल होता है और जो बायोमास के थर्मल अपघटन के परिणाम स्वरूप इसको बनाया जाता है। और थर्मल अपघटन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपयोग के बिना जो अभिक्रिया कराई जाती है इसको हम कहते हैं थर्मल अपघटन। और इसका उपयोग कहाँ होता है, कार्बन प्रच्छादन और मृदा स्वास्थ्य लाभ दोनों के लिए इसका किया जा सकता है। एक तरीके से ना मृदा के कंडीशनर के रूप में इसका प्रयोग होता है और यह कार्बन सिंक में मृदा संशोधन में इसका प्रयोग होता है। तो पहला विकल्प है कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है, बढ़ावा देता है। तीसरा कह रहा है कि जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक है, एकदम सही है। तो हमारी ये तीनों विकल्प सही हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि बायोचार बताया हमने, बायोचार क्या होता है, एक तरीके का चारकोल होता है जो कार्बन सिंक को बढ़ाता है, मृदा की संशोधन क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सारे कार्य भी बायोचार के माध्यम से किए जा सकते हैं, इसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है। तो कह रहा है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। दूसरा कह रहा है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीज का नम मृदा में सीधा रोपण संभव है। और तीसरा कह रहा है मृदा के कार्बन पृथक्करण संभव है, नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारे तीनों विकल्प सही हैं कि पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना दोबारा खेतों में, मतलब नहीं होता है कि शून्य जुताई किए हुए गेहूं की बुवाई संभव है, यानी बुवाई की जा सकती है। दूसरा कह रहे हैं चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधा रोपण संभव है, बिल्कुल संभव है, इसमें किया जा सकता है। और चौथा मार्दन मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तीनों संभव है। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर डी हो गया। अगला विकल्प देखिए, प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि कुछ दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। और तीसरा कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ के दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी के दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। तो अगर आप पहला देखें कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, तो बिल्कुल
ये की जा सकती है, और वैसे भी शक्ति आए तो थोड़ा सोचिएगा, तो की जा सकती है। अगला कह रहा है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग है। तो हमने कई बार कहा जब केवल शब्द आए तो 1 मिनट रुक के सोचना। और दूसरा कह रहा है कि कुल दाल उत्पादन में आधा भाग केवल मूंग है। तो आप खुद सोचिए कि मूंग इतनी होती तो हम लोग बहुत सारा मूंग खाते हैं, मतलब है नहीं, ऐसे भी सोच सकते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा हम लोग किस दाल को पसंद करते हैं? ज़्यादा जो दाल ज़्यादा पसंद करेंगे उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ये लॉजिक से भी सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा हमारा गलत है। और वैसे भी केवल शब्द आए तो हमको 1 मिनट रुक के सोचना है। तीसरा कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न था, तो ये भी गलत था। तो 2 और 3 गलत थे, सिर्फ एक विकल्प सही था। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा ये है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है पड़ती है। हल्की सुअववाहित मृदा जो जिसमें नमी धारण की क्षमता हो, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसे 210 पाला रहित दिवस चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, हल्की सुप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, ये इसके लिए आदर्श है। तो ऐसी जो फसल है वो कपास है। और ये हमारी एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, देखिए 200 पाला कह रहा है कि 200 पाला रहित दिन, ठीक है, खिली धूप चाहिए इसको, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? कपास है। तो ये प्रश्न ऐसे यूपीएससी पूछता है। अगला है कि भारत में गन्ने की खेती की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज की सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा कह रहा है जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स के तुलना में बेहतर होता है। और तीसरा कह रहा है कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधा रोपण होता है तब एक कलिका सेट का जीवित बचना बड़े सेट की तुलना में बेहतर होता है। और चौथा कह रहा है गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटिंग से भी की जा सकती है। तो अगर हम पहले विकल्प को देखें तो ये कह रहा है कि बड चिप सेटिंग, मतलब एक तरीके से ना गन्ने बोने की तकनीक की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर बड चिप सेटलिंग की को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि पर स्थापित किया जाता है तो बीज की सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो जैसे आपने देखा होगा पारंपरिक रूप से हम लोग गन्ना कैसे बोते हैं कि खेत होता है ना, उसमें लंबी सी क्यारी बना लेते हैं। उस क्यारी में पूरे गन्ने के जो गन्ना पेड़ होता है ना उसको डालते चले जाते हैं। तो काफ़ी लंबे लंबे पेड़ पड़ते हैं, उसको बीच में काट काट के डालते हैं। तो इससे क्या होता है, गन्ना बहुत ज़्यादा लगता है, एक खेत बोने में काफ़ी गन्ना लगेगा। लेकिन कह रहा है इस तकनीक में क्या होगा कि संपूर्ण गन्ना गन्ना करके क्या करना है, उसके ऊपर का जो आँख होती है गन्ने के ऊपर देखेंगे ना, जहाँ से गन्ना एक गन्ना दूसरे गन्ने से पॉइंट पॉइंट जुड़ते हैं ना, उस पॉइंट में एक जगह पे आँख होती है। कह रहा सिर्फ उसी को निकाल लिया जाए। गन्ने के ऊपर तो एक छिक्कल टाइप में होता है, और निकाल कर नर्सरी अगर तैयार कर ली जाए तो कम बीज का लागत लगेगी, नहीं कम बीज का खर्च होगा। तो एकदम ये सही बात है, क्योंकि जब ज़्यादा गन्ना हम बोएंगे पारंपरिक तकनीक से तो काफ़ी गन्ना लगेगा। लेकिन जब गन्ने के ऊपर के सिर्फ आँख आँख निकाल ली जाएगी, नहीं छिक्कल छिक्कल निकाल लिया जाएगा, तब हम उसको नर्सरी में तैयार करेंगे तो हमारा गन्ने के बीज कम लगेगा। तो एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट का अंकुरण कई प्रतिशत कलिका सेट की तुलना में बेहतर होता है। तो ये एकदम गलत बात है। जैसे भी जानते हैं कि सीधे रोपण करेंगे तो बड़े सेट का प्रदर्शन और उत्तरजीविता दर छोटे की तुलना में बेहतर होती है। जैसे सपोज करो एक बीज एक जब एक लंबा गन्ना बोएंगे और उसकी जगह पे सिर्फ एक कलिका लगाएंगे, सपोज विपरीत परिस्थिति आ गई तो वो तो सूख जाएगा। लेकिन अगर बड़ा बट्स रहेगा तो उसके उगने की संभावना ज़्यादा है। तो ये विकल्प हमारा गलत है। तीसरा वाला यही कह रहा है कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट का सीधा रोपण होता है तब एक कलिका सेट जीवित बचना बड़े सेट की तुलना में बेहतर है। तो ये वाला हमारा सही है। चौथा कह रहा है कि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटिंग से की जा सकती है। तो बिल्कुल ऊतक संवर्धन की सेटिंग से की जा सकती है। तो हमारा ये विकल्प भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। क्योंकि जब हम सेट का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट का अंकुरण प्रतिशत
कई कलिका छड़ की तुलना में बेहतर होता है। ऐसा नहीं है, एक जब हम लंबा गन्ना बोएंगे तो उसमें कई सारे पेड़ हैं, कई सारी कलिकाएं हैं, तो कोई अगर मान लो विपरीत परिस्थिति है, एक या दो तो जम उगी जाएंगी, लेकिन अगर एक कलिका बोएंगे तो हो सकता है वो सूख जाए, वो ना उग पाए। तो आप खुद सोचिए, एक एक गन्ना है, इसमें एक दो तीन ऐसे बट्स हैं, विपरीत परिस्थिति आई तो हो सकता है इन तीन में एक उग जाए, हो सकता है एक ना दो उग जाए, एक ना उगे। लेकिन जब एक ही बोएंगे तो इसके उगने की संभावना कम है इसकी अपेक्षा। तो ये वाला गलत है, बाकी ये एक तीन और चार हमारा सही है। एक तीन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक और चार सही है, हमारा दूसरा गलत है, सॉरी, हम दूसरा भी नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो गलत, ये तो सही था, दूसरा हमारा गलत था, चौथा हमारा सही था। तीसरा कह रहा है कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधा रोपण होता है तब एक कलिका सेट का जीवित बचना बड़े सेट की तुलना में बेहतर है। तो वही तो बता रहे, इसका बेहतर नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि अगर ये है तो क्या होगा कि अगर बड़ा सेट है तो हो सकता है विपरीत परिस्थिति में एक उग जाए, दो ना उगे, लेकिन सपोज एक ही लगा होगा तो एक ही उगेगा, और हो सकता है वो भी ना उगे। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा बीज बोएंगे तो उनके उगने की संभावना ज़्यादा होगी, कम बीज बोने की संभावना होगी ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है, कम बीज की संभावना कम होगी, ज़्यादा की ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये वाला और ये दो कैंसिल आउट हो गए, एक और ये सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों का ज्यों ज्यों किन पद्धतियों को परितंत्र की अनुकूली कृषि माना जाता है? ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो पहला विकल्प है फसल विविध रूपण, दूसरा है शिव आधिक्य ने ल्यूगियम, चौथा तीसरा टेक्योमीटर और पांचवा है ऊर्ध्वाधर कृषि। नीचे दे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जब हम अनुकूली कृषि की बात करेंगे परतंत्र के, तो फसल विविध रूपण एकदम सही बात है, क्योंकि इससे मिट्टी में पोषक तत्व तो बने रहेंगे। ठीक है, दूसरा है शिव आधिक, यानी अगर हम फलीदार फसलों को उगाते हैं तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है टोक्योमीटर का प्रयोग, इसमें क्या होता है ना कि किसान जो है ना खेत की नमी जांच ले पहले से ही, उसको पता चल जाए कि क्या खेत को पानी देना है कि नहीं देना है, तो ये ज़्यादा सही है, तो एकदम ये भी सही है। चौथा कह रहा है ऊर्ध्वाधर कृषि, तो ये नहीं है, क्योंकि ये नियंत्रण वातावरण पर कृषि होती है, तो ये वाला विकल्प गलत नहीं है। बाकी ये तीनों अनुकूल कृषि, परितंत्र अनुकूल कृषि हैं, तो एक और दो तीन हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा ए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कृषि फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? पहला विकल्प कह रहा है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा कह रहा है रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि रासायनिक पोषकों के निच्चालन की कमी संभव है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, तो पहला कह रहा है कि सिंचाई जल की क्षारीयता पर नियंत्रण संभव है, तो एकदम ये सही बात है, क्योंकि फर्टिगेशन के माध्यम से हम सिंचाई के पानी के पीएच को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे अम्लीय उर्वरकों का उपयोग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, क्षारीयता को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी क्षारीय है तो फर्टिगेशन में अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग कर लेंगे और क्षारीयता कम हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता से अनुप्रयोग संभव है। तो देखिए यहाँ ना एक वर्ड आया है सभी, इस पर थोड़ा रुक के सोचना है कि रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की सफलता का अनुप्रयोग संभव है, तो ये गलत है। ठीक है, एक तो सभी वर्ड मिल गया, दूसरा क्या होता है ना कि फर्टिगेशन केवल पानी में घुलनशील उर्वरकों का ही मतलब उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और रॉक फास्फेट पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, घुलनशील नहीं होता, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। अगर दूसरा हमारा गलत है तो देखिए आंसर हम पहुंच गए आंसर तक। डी कैंसिल आउट हुआ, ए कैंसिल आउट हुआ और बी कैंसिल आउट हुआ। आंसर हमारा क्या आ गया? केवल एक, तीन और चार। तो पहला तो सही था, तीसरा भी सही है कि पहला सही है दूसरा गलत हुआ, तीसरा भी सही है कि पौधों के लिए पोषक पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चौथा कह रहा रासायनिक पोषकों में निच्छालन की कमी संभव है, बिल्कुल, क्योंकि अगर पानी कम जाएगा तो उर्वरक भी कम जाएगा, तो क्या होगा, इससे लीचिंग की समस्या कम होगी। तो एक, तीन और चार हमारा विकल्प सही है। अगला विकल्प कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कंडीशनों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट
क्रोमाइट, कायनाइट और सिलीमेनाइट भारत में उपर्युक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित खनिज है, यानी मेजर मिनरल है? तो इसका अगर आंसर देखें तो हम तो बेंटोनाइट को छोड़ के क्रोमाइट, कायनाइट और सिलीमेनाइट तो तीनों जो हैं ये यानी 2, 3, 4 ये क्या हैं, ये मेजर उर्वरक हैं। ठीक है, इनको मेजर उर्वरक की मान्यता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला कह रहा है OMT यानी महासागर औसत तापमान को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा कह रहा है OMT यानी महासागर औसत तापमान जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो पहला विकल्प जो कह रहा है कि OMT 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, एकदम यहाँ तक सही बात है। दूसरा कह रहा है जो जनवरी मार्च के हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर की पर होती है, तो ये यहाँ पे ये सही है, लेकिन ये 129 मीटर जो दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि 129 मीटर नहीं होता बल्कि 50 से 100 मीटर के बीच होता है। ठीक है, तो ये उसी 50 से 100 मीटर नीचे ऊपर नीचे बदलता रहता है, ना कि 129 मीटर। तो ये विकल्प हमारा गलत है। अगर एक विकल्प हमारा गलत है तो देखिए हमारा ए और सी तो कैंसिल आउट हो गए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि OMT को जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम हो या अधिक है। तो हमारा ये वाला विकल्प सही है दूसरा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। पहला हमारा गलत था, क्योंकि 129 मीटर ना होकर बल्कि 50 से 100 मीटर के बीच रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूरब में, लेह के पूरब में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका आंसर हमारा सीधा क्या है, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये करंट में चर्चा भी तो प्लस ये मैपिंग से क्वेश्चन ये हमको आना चाहिए। और जैसे अगर हम देखें तो देखिए कह रहा अक्साई चीन के पूरब में, तो अगर देखें तो अक्साई चीन ये है, सियाचिन ये है, तो पूरब ना होकर ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। क्योंकि अगर देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये पश्चिम हो गया। अब गिलगित के देखो किधर है, गिलगित के पूरब में है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया था, गिलगित के उत्तर में है। ठीक है, तो ये पूरब में है। अगला कह रहा है लेह के पूरब में। अब देखिए लेह ये है, इसके पूरब में ना हो बल्कि उत्तर में है। और नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी यहाँ पे कहीं पे है, तो ये उसके उत्तर में है। ठीक है, तो ये और ये तीनों गलत हैं। आंसर हमारा क्या हुआ, नुब्रा घाटी वाला। ठीक है, तो ये मैपिंग से प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर हमारा क्या है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है, यानी सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में है। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। दूसरा कह रहा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो जैसे पहला है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होते हैं, तो जो केवल शब्द है ना, एक मिनट हमको रुक के सोचना है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जेट जो होता है इनका प्रवाह क्या अक्सर उत्तर और दक्षिण में स्थानांतरित होता रहता है, यानी दोनों जगह होता है, उत्तर गोलार्ध में भी दक्षिणी में भी होता है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध कहना गलत है, उत्तरी में भी होता है, दक्षिणी में होता है। दूसरा कह रहा है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र की वाताक्ष उत्पन्न करते। देखो यहाँ केवल फिर आया, हमको एक मिनट फिर रुक के सोचना है। लेकिन इसके बाद एक और शब्द आ गया कुछ, तो कुछ पर भी ध्यान देना। हमने देखा है कुछ वाला अक्सर सही होता है। तो कह रहा है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष मतलब नहीं तो आँख बोलते हैं जिसको, कहते हैं चक्रवात की आँख, तो वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। तो ये सही है, क्योंकि वाताक्ष क्या होता है ना, जो वाताक्ष या आँख होती है केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है। ठीक है, शीतोष्ण या अन्य चक्रवातों में ये नहीं होता है। तो आंसर हमारा बी वाला हमारा सही हो गया। तो हमारा पहला गलत है, दूसरा हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अंदर का तापमान आसपास के तापमान की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि हवा क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर बैठती है, जिसके कारण आसपास के तापमान से 10 डिग्री अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो
पहला और तीसरा गलत, दूसरा हमारा सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए तो आज इतने ही थे। कल मिलते हैं नेक्स्ट 2019 में, फिर इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो बने रहिए, कमेंट करिएगा जो भी सुझाव हों और शेयर करिएगा। धन्यवाद।